हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एसवी सेट पेपर थर्ड करेंगे। 2017 में पेपर एग्जामिनेशन हुआ था आपका एसवी सेट, उसका हम पेपर 2 हमने कर दिया है। उसको आप देख सकते हैं वीडियो को। अब हम करेंगे एसवी सेट का 2017 पेपर थर्ड। इसमें ये पेपर कंजिस्ट अराउंड 75 क्वेश्चन, 25 पर वीडियो में इसको क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आपको पता होगा। तो कंसेप्ट इज गिवन बाय द डुजनबेरी ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ये कंसेप्ट दिया था। इसमें ये कहा गया था कि इसका क्वेश्चन आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्लान देयर कंजम्पशन एंड सेविंग बिहेवियर ओवर। इसमें क्या करते हैं कि उसका सेविंग आपका यहाँ पर लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल को, एक लाइफ को लेकर आपको कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको डिसाइड करना पूरे लाइफ को लेकर, ठीक है। इसमें ये डिसाइड किया गया, माना एज 0 है, अराउंड यहाँ पर 60 ईयर एज है, ठीक है। 60 ईयर के बाद आपका जो भी आप इनकम जनरेशन ऑफ कैपेसिटी आपकी 0 हो जाएगी, और अराउंड 15 ईयर से पहले आपकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी भी 0 होगी। तो ये जो एरिया है आपका इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इस एरिया में आपकी इनकम होगी। तो आपका जो लेना है इनकम क्राइटेरिया, आपको पूरे लाइफ साइकिल को लेकर चलना है, नहीं कि करंट पीरियड को देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। प्लान देयर कंजम्पशन एंड सेविंग बिहेवियर ओवर लॉन्ग पीरियड विद द इंटेंशन ऑफ एलोकेशन देयर कंजम्पशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे ओवर द इंटायर लाइफ टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में दो टाइप के, माना एक टैक्स लग गया, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स किस में लगता है, जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। वैसे दूसरा टैक्स होता है इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट होता है। इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, एक गवर्नमेंट क्या कहती है, एक फर्म इंडस्ट्री को, अगर इंडस्ट्री अराउंड 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है, तो गवर्नमेंट उसको 1000 टैक्स का छूट देगी, ठीक है। माना कि अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री इसमें 1000 इन्वेस्ट करती है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको टैक्स में उतना छूट देगी। माना कि 1000 इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी कंट्री, कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, कोई भी कैपिटलिस्ट करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें 1000 का आपको टैक्स में छूट देगी, ठीक है। तो क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये एक माना कि मे बी इन द केस ऑफ, ये हो सकता है, माना कि अगर कोई मतलब डिप्रेशन या आपका रिसेशन का पीरियड हो, तब गवर्नमेंट ये इंसेंटिव चलाती होगी। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है इसका, इस गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी इन्वेस्टमेंट में। सब्सिडी एक टैक्स में छूट दे रही है। मे बी ये आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कि आपको दिया गया प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया, क्यू इज टू फंक्शन ऑफ के एन एल, के मीन्स कैपिटल एंड एल मीन्स लेबर हो गया, ठीक है। वैसे आपका कॉस्ट फंक्शन दिया गया, सी इज टू डब्ल्यू एल प्लस आर के। डब्ल्यू मीन्स वेजेज ऑफ द लेबर, आर इज द रेंट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ये पूरा के टोटल प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होता है, आपको अगर कोई निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट का, ठीक है, पाई मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये आपको पता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हो गया। तो यहाँ से हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू आपका क्या हो गया, प्राइस इंटू कॉस्ट हो गया, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका, प्राइस इंटू क्वांटिटी, सॉरी। टोटल रेवेन्यू अगर किसी इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन कर रखा है इंटू प्राइस करोगे तो आपका निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो पी इंटू क्यू करेंगे, पी इंटू क्यू मतलब पी इंटू क्यू हो गया, ठीक है। तो आगे जो हम इसको लेके चलेंगे, पी इंटू फंक्शन ऑफ के एल, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा। वैसे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो क्या टोटल कॉस्ट आपको दिया है, क्या दिया है, डब्ल्यू एल प्लस आर के, ठीक है। ये हमको दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, टोटल इनको हम क्या कर देंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, माइनस कर देंगे WL प्लस RK। तो आप समझ लीजिए P आपको यहाँ पर दिया गया ऑप्शन कोई पूरा गलत है, क्योंकि P कहीं दिया नहीं, यहाँ पर P दिया गया है लेकिन यहाँ पर इसने P दिया था, गलत आंसर हो गया। तो P फंक्शन ऑफ KL माइनस W, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, जो कि पूरा मैच हो रहा है मेरे क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैट इज क्या कहते हैं, लेस्पेरिस। ये आपने समझा होगा कि मतलब लेस्पेरिस और पासे एंड फिशर्स इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। लेस्पेरिस क्या कहता है, ले कहता है ये चलता है आपके करंट सॉरी लेस्पेरिस चलता है करंट पीरियड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन एंड पासेस चलता है दैट इज द करंट पीरियड ऑफ क्वांटिटी, लेकिन लेस्पेरिस चलता है बेस पीरियड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका सम्यूशन होगा P1 इंटू Q0, क्योंकि ये लेता है बेस पीरियड क्वांटिटी। ठीक है, और पासेस लेता है करंट पीरियड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अपॉन सिग्मा अपॉन यहाँ पर P0 Q0। तो आप जो मैच कर लीजिए यहाँ पर, अगर कोई इस टाइप का आंसर है, P0 ऊपर P1 होना चाहिए, तो ये P1 Q0 अपॉन P0 Q0। ठीक, बेस पीरियड क्वांटिटी है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए कि पासेस में जो कहता है कि पासेस कहते हैं, पासे कहता है आपके इसमें समीशन ऑफ P1 Q1। यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, करंट पीरियड की क्वांटिटी हो जाएगी, नहीं कि बेस ईयर की, अपॉन P0 अपॉन Q1। अगर फिशर करता है, फिशर दोनों को ऐड कर देता है, फिशर मतलब लेस्पेरिस एंड पासेस दोनों इंडेक्स को ऐड कर देता है। ठीक है, इंटू कर देगा और उसका आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूटिलिटी फंक्शन आपको दे रखा है, ये बोला कि MRS निकालो करके। ठीक है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने पढ़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि परसेंटेज, मतलब आपका न रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि dx अपॉन dy अपॉन dx। इसमें मतलब आप x में इतना चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा। माना ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, माना कि अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं, यहाँ पे है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई क्वांटिटी लेते हैं तो x में आप इतना चेंज कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हाउ मनी चेंज इन द y, तो x में चेंज करने से y में कितना परिवर्तन आएगा, दैट इज़ द dy अपॉन dx हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको, तो यहाँ पर आपका du अपॉन dx। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है आप, तो यहाँ पर हम करेंगे, ये होगा du अपॉन dx होगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dx इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, प्लस log y का जो डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन y, ओके, आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दोबारा अपन y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy अपॉन dx हो गया। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपकी, ये हमारा से, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ये आपका जो कंसेप्ट है, यूटिलिटी का कंसेप्ट है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी, चेंज इन द यूटिलिटी में जो चेंज आता है, पहले की अपेक्षा चेंज हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि जो पहले आपकी यूटिलिटी थी वो भी आपकी यूटिलिटी अभी क्या होगी, सेम हो जाएगी। मतलब आपका जो कंसेप्ट होता है, अगर हम इसको हम जीरो करते हैं, माना यहाँ पे, ठीक, मैंने इसको जीरो कर दिया, तो जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, डेक्स 1 अपॉन वाई प्लस 1 इजकल टू जीरो हो गया, तो 1 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, दैट इज़ -1, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका इजकल टू -y। ठीक है, तो -y जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डिमिनिशिंग होता है, तो डिमिनिशिंग की वजह से तो इसकी जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर
सी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इक्वल टू वाई के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया कैसे आ गया इसका आंसर, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्स में जितना चेंज करोगे वाई में कितना चेंज आएगा। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या करी है, जीरो कर दी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिशिंग होती है। मैंने इसको जीरो कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका जो आंसर होगा पॉजिटिव में आएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी स्क्वायर एक्स, आपने देखा होगा यहाँ पर। तो वैसे इसका आंसर निकाल सकते हो, और इसका कोई निकालने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि हमें इसको जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो करने से फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जीरो करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर आपको करने से अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, आपका मिनिमाइज फंक्शन हो गया, मतलब ये डिमिनिशिंग फंक्शन है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईच सेलर determines his price, assume that his computer will keep his price constant। दो पढ़े होंगे हमने, कॉर्नट एंड बर्ट्रैंड। बर्ट्रैंड में क्या होता है कि अगर ये कंप्यूटर राइवल फर्म समझता है कि अगला जो ये नेक्स्ट फर्म है इसका प्राइस चेंज नहीं करेगा, बट वो प्राइस चेंज करता है, तो इसका आंसर है बर्ट्रैंड। ठीक है, एपी लर्नर इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, जो मोनोपोली को डिसाइड करता है कि फॉर्म कितना मोनोपोली है इस फॉर्म में। ठीक है, परफेक्ट और मोनोपोली को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एपी लर्नर इंडेक्स यूज किया गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है पी माइनस एम सी अपॉन पी, मीन्स पी मतलब ए आर हो गया, ए आर माइनस एम सी। तो आप थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करना, पी होता है ए आर माइनस एम सी अपॉन ए आर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया पी माइनस एम सी अपॉन पी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बढ़ते हैं, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, किसने दिया था, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कंसेप्ट दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जितने आर्मी लेबर बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जो अपने कार्ल मार्क्स का क्राइटेरिया पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स का आपका क्राइटेरिया पढ़ा होगा, कोई भी जो कैपिटलिस्ट होता है वो एक्सटोर्स और लेबर को एक्सटोर्ट करता है। ठीक है, मतलब जो उसका पोर्शन जितना भी उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका कुछ पोर्शन वो ले लेता है। वैसे ही क्या पड़ा कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर जितनी कम होगी, ठीक है, डिमांड कितनी कम होगी, तो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सप्लाई कम है तो लेबर क्या है, बढ़ रहा है। तो रिजर्व मतलब वो कैटेगरी पहले से क्या है, रिजर्व है, मतलब आपके पास मतलब रिजर्व आर्मी मीन्स हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका लेबर की डिमांड क्या कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन के अपॉन एल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एम आर टी एस। ठीक है, इट इज़ नॉट एम आर टी, दैट इज़ एम आर टी एस। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद परसेंटेज चेंज मीन्स क्या होता है कि डेल्टा लगा दो, इस परसेंटेज चेंज मीन्स डेल्टा के अपॉन एल, और जो आपका पहला था उसको लिख दो, क्योंकि पहले से ही कंपेयर किया जाता है परसेंटेज चेंज में। ठीक है, के अपॉन एल, तो ये हो गया। अगर मैं इसको खोलूँगा तो एम आर टी एस को मैं खोलूँगा तो यहाँ पर देखो कि जो दिया गया कि परसेंटेज चेंज इन के दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, और ये दिया गया कि डेल्टा के अपॉन यहाँ पर आर दिया गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया गया। अगर यहाँ पर टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होता, लेकिन इसको दिया गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया गया। तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव आंसर करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। ठीक है, एम पी एल अपॉन एम पी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया आपको, वेयर ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट है, के कैपिटल है, एल इज लेबर है। तो ये पूछता है कि ए एंड बी आर कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो, देन देखो आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन कॉपलेस प्रोडक्शन फंक्शन में लास्ट ईयर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर, अगर आपको ये जो पहला जो आपने मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर इसमें आपको फॉर्मूला से इसको
फॉर्मूला से इसका आंसर निकालोगे तो इसका लास्ट ईयर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप निकालोगे MRTS निकालोगे, मतलब MPL अपॉन MPK निकालोगे, उसको यहाँ पर पुटअप करोगे, पुटअप करने के बाद आपका जो आंसर इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है। देखो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मीन्स पूछ रहा है कि इंपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, आपका इनकम बढ़ने से इंपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो भी इसका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को यहाँ पर मैं डेराइव तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कम टाइम होने का ना इसको मैं डेरिवेशन यहाँ पर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जो फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस MPC प्लस MPI होता है, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा कि MP1 माइनस MPC क्या होता है, इक्वल टू MPS के बराबर होता है, ठीक है, प्लस MPI हो गया पहले से। MPI मीन्स क्या है आपका, MPI मीन्स है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, मतलब इनकम बढ़ने से आप कितना इंपोर्ट करोगे, क्योंकि इंपोर्ट ऑटोनोमस भी होता है और इनकम में भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला को यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, तो ये इसका जो आंसर हो गया, यहाँ पर ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है कि 1 अपॉन MPS अपॉन 1 प्लस MPC वैसे कुछ आंसर दिया नहीं यहाँ पे। तो इसका जो हम डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, देखो आप MPS को क्या लिख सकते हो, MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब इनकम बढ़ने से कितना सेव करोगे आप, मीन्स DS अपॉन TY, ये चेंज इन इनकम से 6 में कितना चेंज होगा, प्लस MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब आपके इनकम बढ़ने से DY चेंज ऑफ इनकम होने से इंपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, मीन्स DI। ये आपका नीचे है, मतलब डिनोमीटर में है तो आंसर, ये हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर DY क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 1 अपॉन क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, DS प्लस DI अपॉन DY, तो DY आपका ऊपर चले गया, तो इसका जो आंसर हो गया, फाइनल आंसर इसका जो होगा DY अपॉन DS प्लस DI। तो के मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, DY अपॉन DS प्लस DM, सॉरी मैं इसको मैंने DI नहीं लिखना चाहिए, इसका DM, M मीन्स इम्पोर्ट होता है, तो इसका जो आंसर होगा I के बदले M होगा, ठीक है, ठीक है। फाइनल आंसर आपका क्या निकल गया, DY अपॉन DS प्लस DM, ठीक है। तो केस कर लो DY अपॉन DS प्लस ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, और कोई ऐसा आंसर यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेनिफिट ऑफ डिवैल्यूएशन, माना कि किसी भी करेंसी का, इंडियन करेंसी का अगर डिवैल्यूएशन हो जाता है फॉर डेवलपिंग कंट्री आर बेस्ट वन, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पूछ रहा है आंसर में, ठीक है। बेनिफिट और डिवैल्यूएशन से, देखो अगर डिवैल्यूएशन होगा, अगर किसी करेंसी का अगर डिवैल्यूएशन हो जाता है, उससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि करेंसी हमारी सस्ती हो चुकी है। लोग क्या करेंगे, कोई की अदर कंट्री, डेवलप कंट्री क्या करेगा कि वहाँ से हमारे कंट्री से क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ज़्यादातर सामान लेगा, कि उसी जो पहले वो उस अमाउंट पर, उस इनकम पर, उस पैसे पर अगर इतना माना कि 100 एक्सपोर्ट कर रहा था, अगर करेंसी गिर गई है तो वहाँ पर वो 150 कर सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट हमारा चीप हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया कि इट इज़ अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग शॉर्ट इंटरेस्ट रेट, डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्टिंग इलास्टिक, नहीं, डेवल्यूशन ब्रिंग प्राइस राइज इन एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री, गलत हो गया, एक्सपोर्ट प्राइस कम कर देता है। फॉरेन डिमांड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट इज इलास्टिक, देखो क्या बोला कि फॉरेन डिमांड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसका जो एक्सपोर्ट है वो इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारी एक्सपोर्ट क्या जाए, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगला बोला इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, इंडिया जो है कि एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। एशियान में 10 कंट्रीज़ होते हैं, उसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। G15 में 15 कंट्रीज़ होते हैं, इंडिया इंक्लूड है। UNO 1945 इंडिया इसका मेंबर है, और कॉमनवेल्थ क्योंकि ये ब्रिटिश के अंदर था तो कॉमनवेल्थ कंट्री भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स में ही उसकी कंट्री के नाम छिपे हैं। बी मीन्स ब्राज़ील हो गया, आर मीन्स रसिया हो गया, आई मीन्स इंडिया हो गया, सी मीन्स चाइना हो गया, एस मीन्स साउथ अफ्रीका हो गया। तो बी मीन्स होता है ब्राज़ील, तो बांग्लादेश इसका आंसर करेक्ट आंसर। नॉट इंक्लूड में बांग्लादेश ब्रिक्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 500 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382। ये पूछ रहा कि 500 से ऊपर कितने पूछ रहे हैं। देखो बिहार सबसे दिल्ली के बाद, दिल्ली इज़ द यूटी हो गया, यूटी के बाद स्टेट में बिहार का सबसे ज़्यादा, मे बी अराउंड 111108 करीब। ठीक है, उसके बाद है वेस्ट बंगाल का अराउंड 1028, और केरला का भी अराउंड है 800 करीब है मेरे हिसाब से, 800 कुछ है, 800 प्लस ही इसका आंसर। ठीक है, और आपका पंजाब का भी 500 करीब है, 500 प्लस है, अराउंड 500-600 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रॉफिट व्हाट इज द पेरेटो एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर। पेरेटो एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा पूछ रहा हूँ। ये इसका जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर है इसका। इस टैक्स स्ट्रक्चर when there exists no other tax structure which makes at least one individual better off without making other individual worse off। इसमें अगर ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर होगा कि एक को अगर बेटर ऑफ हो रहा है लेकिन अगला उसमें वर्स ऑफ नहीं होगा, अगर इसमें अगर लिखा होता कि वन विल बी बेटर ऑफ अदर विल बी वर्स ऑफ, तो इसका आंसर ये सही नहीं होता। तो यहाँ पर एक बेटर ऑफ होगा तो अगला वर्स ऑफ नहीं होगा, क्योंकि पेरेटो एफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका। और अगला जो इसमें दिया गया था कार्टर ने दिया था, कार्टर ने क्या कहा था, कार्टर गेव द कंसेप्ट ऑफ कंपनसेटिंग प्रिंसिपल मीन्स इफ एनी इंडिविजुअल इज बेटर ऑफ इन द सेम मैनर अदर इंडिविजुअल विल बी वर्स ऑफ। मतलब इसमें कंपनसेट होगा, मतलब क्षतिपूर्ति होगी। अगर एक अच्छा है, अगर बेटर अच्छा कर रहा है लेकिन उसमें दूसरा पर्सन समाज में उसका वेलफेयर गिरेगा, अगर एक का वेलफेयर बढ़ रहा है तो समाज में अगले इंडिविजुअल का वेलफेयर गिरेगा, क्योंकि ये उसमें कंपनसेट करेगा। कंपनसेट प्रिंसिपल कार्टर ने दिया था अराउंड 1956 में। ठीक है, ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका कोई कार्टर का क्राइटेरिया आ गया। कार्टर ने क्या दिया था, कंपनसेट प्रिंसिपल दिया था। ये इसको याद रखना। कार्टर ने ये कहा था कि वन इफ एनी इंडिविजुअल इज बेटर ऑफ इन सेम मैनर अदर इंडिविजुअल विल बी वर्स ऑफ। पढ़ते हैं आंसर को। पॉलिसी दैट इंक्रीज टोटल प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीगेट डिमांड, इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज टोटल वेलफेयर व्हेन दोज हु लूज ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस आर कंपनसेटेड फॉर लॉस एंड रेस्ट ऑफ कम्युनिटी इज स्टिल बेटर। मतलब कंपनसेट प्रिंसिपल इसने यहाँ पर दिया गया और इसका कोई आंसर नहीं है। पॉलिसी चेंजेस द बेनिफिट गलत हो गया। पॉलिसी चेंजेस इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट गलत हो गया। पॉलिसी चेंजेस दैट बेनिफिट द एंटायर पॉपुलेशन इक्वलिटी गलत हो गया। इक्विटी की बात करता नहीं, एक बेटर होगा अगला वर्स ऑफ होगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछता है कि इफ़ ए फंक्शन एक्स एन कोमा वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, अगर डिग्री एन का होमोजीनियस फंक्शन है तो ये आप समझ लीजिए, तो ये जो इसका आंसर होगा, अगर माना कि यहाँ पर एक कॉप्टोलस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं Q इक्वल टू, ठीक है, ए के की पावर अल्फ़ा एन एल की पावर अल्फ़ा के की पावर अल्फ़ा एल की पावर बीटा। ठीक है, उन्हें ये ले। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर ये डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन होगा, अगर इसमें हम के इक्वल टू हम लेमडा के कर देते हैं, अगर एल इक्वल टू लेमडा एल कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें हम पुटअप करते हैं। लेमडा के की पावर अल्फ़ा की पावर बीटा। ठीक है, तो इसमें हम लेमडा को फैक्टर आउट करते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं। तो लेमडा को फैक्टर आउट निकालने के बाद क्या होगा, ए होगा, लेमडा दोनों से बाहर निकालेंगे तो ये होगा ए लेमडा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और सेम के की पावर अल्फ़ा एल की पावर बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है कि ये अगर इक्वल टू एन हो जाए
तो मीन्स डिग्री ऑफ n हो गया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू n के बराबर होगी तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, मीन्स लैम्डा की पावर n या k की पावर n, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो फंक्शन हम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर x1 x2 था तो k से हमने मल्टीप्लाई किया था, k इसने लिया था एक कांस्टेंट लिया था जिसने मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टर आउट करने के बाद k की पावर अगर उसके k की पावर अगर n आ जाती है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से k की पावर n जहाँ पर होगा वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि k को फैक्टर आउट करने के बाद और उसमें n आ गया, ऊपर n आ जा रहा है तो मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो गया, सॉरी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इक्वल टू n। अगर इसमें की पावर n-1 होगी तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इक्वल टू n-1, ठीक है। जो भी पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रोडक्शन फंक्शन से आसपास का वही पूछ रहा है, वो भी जो पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में। ये प्रोडक्शन फंक्शन के और एल के बीच में दे दिया इसने, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देखो वही क्वेश्चन है, डिग्री n की बात पूछ रहा है, ठीक है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर नॉट होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। अगर मैंने वही पूछा बोला था आपसे, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू n माना कि हमने मान लिया, तो हम उसका क्या करेंगे, डिप्रेशिएट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर नॉट होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो लेना पड़ेगा Q इक्वल टू ए के की पावर अल्फ़ा एल की पावर बीटा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू n है, इसका आंसर है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू n, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, यहाँ पर अगर निकालना है एम पी के निकालना है तो हम एम पी के डिफरेंस करेंगे डी क्यू अपॉन डी क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद जो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एल इज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो होगा एल अल्फ़ा होगा के की पावर अल्फ़ा-1 और ए और एल की पावर बीटा, ये क्या का सेम आएगा, ठीक है। तो ये सेम आएगा तो हम करेंगे जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आपका, ठीक है, ये आपका अल्फ़ा आ गया और हम लेके चलेंगे के की पावर अल्फ़ा-1, अल्फ़ा एक कांस्टेंट टर्म आ गया, के की पावर अल्फ़ा-1 और एल की पावर बीटा। जो भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगा, वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा-1 मीन्स n-1। अगर यहाँ देखो एम पी के एन एम पी एल आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n-1, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होगी, अल्फ़ा-1 प्लस बीटा, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, n है, तो -1 एक आपके पास एडिशनल ऐड हो गया, तो इसकी जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगी फंक्शन ऑफ n-1, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के एन एल आर नॉट होमोजेनियस फंक्शन, देखो होमोजेनियस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको लैम्डा डालना पड़ेगा कि लैम्डा अगर ये टोटली फैक्टर आउट हो जाता है, माना किसी रूप, माना कि अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 1/लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लैम्डा डालेंगे, तो लैम्डा डालने के बाद मेरे हिसाब से ये पूरा फैक्टर आउट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा इसमें डालना, लैम्डा डालने के बाद इसमें लैम्डा अल्फ़ा पावर -1 आएगा, तो लैम्डा उसकी जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो लैम्डा इसमें फैक्टर आउट हो जाएगा, तो होमोजेनियस फंक्शन भी है ये। तो ये अगला जो इसने दिया कि एम पी के इक्वल टू 0 एंड एम पी एल इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए बी सी का करेक्ट आंसर, तो ए एंड सी करेक्ट आंसर तो है ही, लेकिन इसने एम पी के 0 एंड एम पी एल इक्वल टू 0 दिया है, ये मेरे को हिसाब से समझ नहीं आया। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एम पी के होमोजेनियस फंक्शन और डिग्री एन की बात कर रहा है, तो एम पी के 0, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो एम पी एल 0 तो आया नहीं, ठीक है। तो 0 नहीं आया, तो मेरे ए बी सी करेक्ट आंसर दे रखा है इसने। इसमें कुछ क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ए एंड सी करेक्ट आंसर है इसके। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं आपसे, सैमुअल्सन रिव्यूल प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि ठीक है,
सैमुअल्सन रिपल थ्योरी क्या कहती है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इनकम बढ़ने से आपकी रिवील जो आप प्रेफरेंस करेंगे वो आपकी बढ़ जाएगी। माना कि पहले आप 1 kg एप्पल लेते थे, अगर इनकम बढ़ने के बाद आपकी वही एप्पल आप 2 kg लेना स्टार्ट कर जाओगे, तो आपकी इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए शेप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगल हाइपरबोला अगर है, ठीक है, अगर शेप सॉरी इसकी जो शेप है अगर रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है, ये हो गया आपका। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता है हमेशा इक्वल टू 1। इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है कि इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इक्वल टू 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दैट इज द रिज लाइन आर लोकस ऑफ पॉइंट। आपने अगर पढ़ा होगा रिज लाइन की बात, अगर यहाँ पर करती है, ये एल हो गया, ये कैपिटल, ये लेबर हो गया, यहाँ पर कैपिटल हो गया। ठीक है, रिज लाइन क्या होती है, ये रिज लाइन है। रिज लाइन में क्या होता है कि नीचे वाले पोर्शन में MPL 0 होता है। ठीक है, 0। ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है, MP। इस रिज लाइन के अंदर जो है प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है। रिज लाइन के अगर रिज लाइन में प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है, MP के यहाँ पर ऊपर वाले में 0 होगा MP के। ठीक है, ऊपर वाले प्रोडक्शन MP के 0 होगा, नीचे वाले रिज लाइन में MPL 0 होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 0 ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन पूछा कि द मार्केट फेलियर इज एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। मार्केट फेलियर क्या होगा, इसमें मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी वहाँ मार्केट फेल हो जाएगा। पढ़ते हैं, डिमांड डिक्रीजेज हैंस फर्म हैज़ टू मेक मोर वर्क, प्राइस डू नॉट इंक्लूड द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ए फर्म लीव द इंडस्ट्री एज इट अनेबल टू फाइंड ए मार्केट फॉर इस प्रोडक्ट। जहाँ मार्केट ही नहीं है तो पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छे से पढ़ते हैं। डिमांड डिक्रीजेज हैंस फर्म हैव टू मेक मोर वर्क, प्राइस डू नॉट इंक्लूडेड द फुल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइस में सोशल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सोशल कॉस्ट मार्केट फेलियर है, मोनोपोली हो गया। मानो मोनोपोली अगर कंडीशन है तो वहाँ पर मार्केट फेल हो जाती है। वहाँ पर प्राइस डू नॉट इंक्लूड द फुल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली सोशल कॉस्ट अगर कोई भी अगर इंडस्ट्री काम कर रही है, उससे अगर एक्सटर्नलिटीज़ हो जाती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, अगर सोशल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रही है तो मीन्स मार्केट फेलियर है उसमें। तो ए फर्म हैव लीव द इंडस्ट्री एज इट इज़ अनेबल टू फाइंड ए मार्केट, जहाँ मार्केट ही नहीं है तो मार्केट फेल। तो मेरे हिसाब से B भी सही है, C भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगले पढ़ते हैं। डिमांड डिक्रीजेज हैंस फर्म हैव टू मेक मोर वर्क, मार्केट फेलियर है, डिमांड डिक्रीजेज। डिमांड क्या है यहाँ पर, सप्लाई इक्वल टू डिमांड नहीं है, डिमांड घट रही है, सप्लाई डिमांड घट रही है, डिमांड इक्विलिब्रियम डिमांड नहीं है यहाँ पर। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो डिमांड घट रही है बोल रहा हूँ। मार्केट अगर इक्विलिब्रियम होता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। ओके, चलो अब क्लास को हम बाइंड अप करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर, फॉर दैट यू गेट द वीडियो as soon as possible. Okay.